देखिए, सेबी ने शॉर्ट सेलिंग के रूल जो बनाए हैं, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, लॉजिक क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, मैं ये आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा एंड होपफुली इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा एंड आप समझ पाओगे कि ये चीज़ एक्चुअली क्या है। देखिए, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा रील भी डाला था, काफ़ी उस रील को पसंद भी किया गया, 100K प्लस व्यूज़ वहाँ पे आए हैं, तो काफ़ी लोगों को वो चीज़ अच्छी भी लगी है कि वो इन्फॉर्मेशन शायद। हाउएवर मैं उसको डिटेल में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए, चीज़ों को सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडर्स है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, तो जो पहले था आज भी वही है, कोई रूल में चेंजेस नहीं आए हैं। रूल में चेंजेस क्या आए हैं कि सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग बोल के एक मैकेनिज्म होता है इंडिया में, ठीक है। ये मैकेनिज्म में क्या होता था कि ये मैकेनिज्म क्या, ये पहले बता देता हूँ। मान लीजिए आपको, जैसे आपने कोई शेयर बेचा, तो उसको ना डिलीवरी आपको देना पड़ता है कल ही, ठीक है। अब पहले T+2 सेटलमेंट था, 2 दिन बाद देनी थी डिलीवरी, अब नेक्स्ट दिन नहीं देना है, तो आपको शेयर्स की डिलीवरी देनी होती थी। अब क्या हो गया कि मान लीजिए आपके शेयर्स नहीं है, तो आप डिलीवरी कहाँ से दोगे। तो होता क्या था कि जो बड़े प्लेयर्स होते थे, ये सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग में किसी ने रख के रखा है, तो उससे वो लोन पे वो शेयर्स लेते थे, उसका जो भी पर मंथ वो चार्ज लेता होगा वो देते थे उसको, एंड उस बेसिस पे वो अपना डिलीवरी मार्क कर देते थे। एंड कुछ दिन के बाद जब दाम गिर जाएगा, तो उसको वहां से खरीद के अपने लेंडिंग एंड बोरोइंग में लौटा देते थे, महीने का इंटरेस्ट जो आया वो दे देते थे। तो ये एक मैकेनिज्म चलता है सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। यूजुअली रिटेल ब्रोकर्स जो आप लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स वगैरह के पास करते हो, वो लोग ये फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट जितने लोग भी फुल सर्विस ब्रोकर के पास होंगे, या जितने लोग भी खुद ब्रोकर्स के एम्प्लॉय वगैरह होंगे, जानते हैं कि ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करता है एंड सारे इंस्टीट्यूशंस ये करते हैं। इनफैक्ट मेरा खुद 2017 में एक बार रेन इंडस्ट्री का डिलीवरी फंस गया था, मतलब मैं शॉर्ट में बैठा था, वहां पे भी शॉर्ट ही में बैठा था, बट ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बैठा था एंड अपर सर्किट लग गया था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब मेरे को डिलीवरी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा वो शॉर्ट साइड में ही फ्रीज हो गया। तो मैंने मतलब लेंडिंग एंड बोरोइंग से शेयर्स उठाए थे, डिलीवरी मार्क किया था, नहीं तो 20% मेरे को ऑक्शन में पेनल्टी लग जाती, ठीक है। तो वो 20% पेनल्टी बचाने के लिए लोग 1-2% पेनल्टी पे करने को रेडी रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप अगर आप अपर सर्किट में फंस जाते हो, ये बहुत रेयर सिनारियो होता है, बट होते थे ऐसे चीज़ें। कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में अपर सर्किट लग जाते हैं या लोअर सर्किट लग जाते हैं, तो आप एग्जिट नहीं कर पाते हो। तो लेंडिंग एंड बोरोइंग का लोग यूज़ करते थे। डिस्काउंट ब्रोकर्स जनरली ये सब अलाउ नहीं करते हैं। वो आपको मोस्टली इंट्राडे ना शॉर्ट भी नहीं करने देते हैं नॉन एफ स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अगर आप फंस गए तो फिर ये 20% पेनल्टी आप लेने को मना कर दोगे। तो कुछ अकाउंट्स किया जाता है, जो अकाउंट्स लार्ज साइज अकाउंट्स होते हैं, उनमें हर चीज़ की ब्लॉकिंग नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि मालूम है कि वो ट्रेडर को रिस्क पता है, ठीक है। तो और नहीं तो MIS ऑर्डर में काफ़ी लोग कैश सेगमेंट में शॉर्ट करते हैं। तो MIS ऑर्डर मतलब इंट्राडे में आप लोग शॉर्ट करते हैं, जो कि ब्रोकर 3.15 3.20 के आसपास कोशिश करता है स्क्वायर ऑफ कर देने का। ये मैकेनिज्म का फायदा उठा के इंस्टीट्यूशंस क्या करते थे, मान लीजिए उनको कैश सेगमेंट का स्टॉक डंप करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा अदानी के स्टॉक्स। अदानी के 2 ही स्टॉक्स एफएनओ में है, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स। लेकिन जब मार्केट टूट रहा था, तो लास्ट ईयर जनवरी का ही टाइम था वो, जब अदानी के स्टॉक्स टूट रहे थे, स्पेशली बजट वाले दिन, 1 फरवरी के दिन, उस दिन मैं आपको बताता हूँ, उस दिन मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट नेगेटिव M2M मैंने देखा था। एंड उस पूरे हाईएस्ट नेगेटिव M2M पे स्क्वायर ऑफ करने के बाद वहां से जो मार्केट रिवर्स किया था, मैंने वो पूरा MTM रिकवर करके उससे ज़्यादा प्रॉफिट करके निकाला था। तो वो एक अलग एक्सेप्शनल दिन था जिस दिन लक साथ दे दिया मेरा, नहीं तो मैं शायद बहुत बड़े M2M में मेरे को बुक करना पड़ता। बट मार्केट वहां से भयंकर टर्न किया था। तो वो जो टर्न किया मार्केट इतना, वो टर्न जब कर रहा था मार्केट, तो कुछ ना कुछ लोग तो बेच रहे थे ना, राइट। अदानी के सारे स्टॉक्स, अदानी टोटल गैस, अदानी आपके पावर, ये वो सब बहुत दिन तक लोअर सर्किट पे थे। 5-5% डेली लोअर सर्किट लगता था। इतने शेयर्स बेच कौन रहा था? अगर एक्विजिशन अदानी ग्रुप पे यही है कि 90% स्टॉक्स उनके पास ही है, वो एक्विजिशन सही है या गलत है वो बात की बात है। बट अगर सारे स्टॉक्स उनके पास है तो बेच कौन रहा था? तो ये बेच यही लोग रहे थे जो लोग लेंडिंग एंड बोरिंग में उठाते थे। सुबह सुबह खुलते ही शेयर्स डंप किए, लोअर सर्किट पे लगाया, तो कोई खरीदने आएगा नहीं। खरीदने आएगा नहीं तो होगा क्या कि अब पैनिक है, तो लोअर सर्किट पे देख के और लोग भी सेल करेंगे।
अब अगले दिन फिर मार्केट खुला, अब जो बेचारा पैनिक में एक दिन देखा है वो कोशिश करेगा फिर बेचने का, वो पैनिक क्रिएट कर करके और लोअर्स लोअर्स लगते गए। और इनके पास, इनको क्या था, इन्होंने लेंडिंग एंड बॉइंग से शेयर्स उठाए थे, शॉर्ट किए, शेयर्स को तोड़ते गए, नीचे पे इन्होंने मान लीजिए 50% नीचे, 40% नीचे पे खरीद के जो लेंडिंग एंड बॉरोइंग से शेयर्स लिए थे वो लौटा दिए। एंड महीने का उनका हार्डली 3 से 4% इंटरेस्ट आया होगा, ज्यादा भी होगा तो 5% आएगा, उससे ज्यादा नहीं आया होगा। एंड 50% डाउन साइड उन्होंने कैप्चर किया, प्लस खरीदा भी होगा ना तो कम नहीं खरीदा होगा। ये तो डबल चोरी करते हैं ना ये इंस्टीट्यूशन, बड़े इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ी चोरी करते हैं। मतलब लिटरली मैं बताता हूँ कि एफ को कभी कभी ना मेरे को अच्छा लगता है, जब लगता है ना कि एफ लॉस कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, काफ़ी लोग बोलेंगे सर इंस्टीट्यूशन लॉस नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बड़े बड़े हेज फंड्स देखे हैं जो कोई ना कोई कंट्री में अपना लॉस बुक ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उस कंट्री के रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट बन गए हैं कि भाई आप नहीं कर सकते। जैसे इंस्टीट्यूशन चाइना में रेगुलरली लॉस कर रहे हैं, हांगकांग में रेगुलरली लॉस करें, क्योंकि उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी सेम लास्ट 1-1.5 साल से उनको इंडिया में भी फेस करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, प्लस अगर आपने प्रॉफिट कर भी लिया तो 40% उस पर टैक्स देके जाइए, तो वो एक रूल हमारे यहाँ एडिशनल है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। हाँ, हाउएवर हमारे यहाँ वो सब करने के बाद भी उनका जो रिटर्न बनता है, एवरेज रिटर्न, वो बाकी ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा बेटर बनता है, इसलिए वो फिर भी टिके हुए हैं अपने यहाँ पे। तो अब ये क्या होता था कि ये जो डिलीवरी मार्क करते जाते थे लोग, तो अब क्या होता था, ये बार बार लैंडिंग एंड बॉरोइंग में शेयर ले लेके डिलीवरी लगाए जा रहे हो गया। अब उसके बाद जब नीचे के लेवल्स पे इन्होंने शेयर खरीदा, तो आप सोचो ना, अदानी एंटरप्राइज का शेयर 1,000 रुपए के जस्ट पास जाके वहां से पूरा बाउंस करके अभी 3,000 प्लस चल रहा है। वो क्या लगता है सिर्फ हम और आप खरीद रहे थे? यही जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम आता है ना कि इन्होंने पैसे लगाए, क्यू ग्रुप ने लगाए, ये वो पहले ना शॉर्ट भी यही कर रहे होंगे। इनफैक्ट कभी कभी तो लोगों को ये भी डाउट होता है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी का शेयर गिरता है तो हो सकता है उसके प्रमोटर्स भी खुद उसको शॉर्ट कर रहे हो, सो दैट डाउनसाइड का भी पैसा वो बचाए अपना, एंड वहां से फिर रिकवरी में भी वो अपना पैसा बचाए। क्योंकि हर बार जब भी कोई स्टॉक में डाउनफॉल आता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, उसके प्रमोटर्स ही वो स्टॉक के अपने स्टेक को खरीदते हैं। वो क्यों खरीदते हैं? उनको पता है ना कि भाई हमको ऊपर बढ़ा लेना है स्टॉक की प्राइस। वो बढ़ा नहीं सकते हैं, बट मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा तो स्टॉक की प्राइस जो गिर रही है वो रुक जाएगी, राइट? तो ये सिचुएशन बार बार खड़ा होता था। अब सेबी ने क्या कर दिया है कि भाई कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूशंस को क्लियर मना कर दिया है। रिटेल ट्रेडर्स कर सकते हैं क्या? रिटेल ट्रेडर्स कर सकेंगे अगर उनका ब्रोकर उनको अलाउ करता है, तो बस वही है, डिस्क्लोजर्स वगैरह देने पड़ेंगे। एंड इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्लोजर क्या देने हैं? अब मैं आज इसको शॉर्ट करूंगा, उसके पहले आप बता दो। अगर पहले बताने वो जाएंगे ना तो उनको शॉर्ट करने मिलेगा ही नहीं, स्टॉक तो ऑलरेडी लोअर पे बैठा होगा। क्योंकि मार्केट आवर के पहले अगर न्यूज आ गई तो बाकी पहले बेच के बैठ जाएंगे ना, आपको कौन बेचने देगा? ठीक है, आपका जब तक ऑर्डर लगेगा उसके पहले, आपसे पहले और लोग ऑर्डर लगाने को रेडी होंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम आज ये स्टॉक गिरने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, वो खुद भी अवॉइड करेंगे नेकेड शॉर्ट सेलिंग। तो ये कुछ चीजें रहेंगी ना। एफएनओ स्टॉक्स में अलाउड है शॉर्ट सेलिंग। काफी लोग बोले सर उसमें ही बैन कर देना चाहिए। देखिए क्या होता है, एफएनओ स्टॉक में अगर उनको अलाउड है शॉर्ट सेलिंग करना, तो आपको भी अलाउड है, मेरे को भी अलाउड है, सबको अलाउड है। लेवल प्लेइंग फील्ड उसको, ठीक है? तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर है, जहाँ पे आप कॉल भी बेच सकते हो, आप पुट भी खरीद सकते हो, आप फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कर सकते हो, आपको 50 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहां पे ना जबरदस्ती से भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? आप समझो, आप ग्लोबल मार्केट को क्या मैसेज दे रहे हो? आप ग्लोबल मार्केट को ये मैसेज दे रहे हो कि हमारे यहाँ कंपनी कितना भी खराब कर ले, आप उसको बेच नहीं सकते। मतलब फिर कभी आर पावर 0 रुपए तक नहीं जाता, और कभी सुजलॉन 7 रुपए से लेके 35 रुपए तक नहीं आता। ये बात अलग है कि वो 7 रुपए तक भी गया, या 3 रुपए तक भी गया, 5 रुपए तक भी गया, राइट? क्योंकि आप तो शॉर्ट कर ही नहीं पाओगे ना। तो गलत मैसेज नहीं दिया जाता है, तो गलत मैसेज नहीं देना था। कैश सेगमेंट में आपने बैन इसलिए किया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ये, कि इस तरीके के बिहेवियर को या इस तरीके का प्राइस मैनिपुलेशन को रोकने का एफर्ट लगाना चाहिए सेबी को। ये मतलब नहीं होता है कि आपने बोल दिया कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन आके कल हमारे यहाँ मार्केट को डिस्टर्ब ना कर सके। तो सेबी को कुछ रूलिंग्स लानी थी। नाउ इट इज बैक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो अगर इफ समथिंग इज बैक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें आप समझिए कि एक तो लीगल बैकिंग हो गई, दूसरी चीज ये हो गई कि आपके कंट्री का लॉ
भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई गलत ना हो, क्योंकि आप जब ठीक है चलो अदानी के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड थे, जो था सब कुछ ठीक था, मैं अभी भी डिनाई ही करता हूं कि उसकी वैल्यूएशन ये हो सकती है, मेरा मानना है वैल्यूएशन बहुत गलत है। लेकिन आप समझो कि किसी पर्सन ने अदानी टोटल गैस को हायर लेवल पे खरीदा, आज तो बेचारा वो खत्म होकर रखा है ना, 75% स्टॉक का दाम गिरा हुआ है। अभी थोड़ा रिकवर कर जाएगा, लेकिन कितना? मान लो कोई 4,000 में अदानी एंटरप्राइज खरीदा हो तो उसकी तो कॉस्ट आज भी रिकवर नहीं हुई। तो नॉर्मल इन्वेस्टर्स तो मर जाते हैं ना इससे। हाँ, अब नॉर्मल इन्वेस्टर ज्यादा तेज बनते हैं उसके कारण मरते हैं, वो प्रॉब्लम अलग है। बट कोई इंस्टीट्यूशन आपको कंस्ट्रक्टिव वे में इस तरीके से मार दे और वो इंस्टीट्यूशन बचा रहे, ये नहीं होना चाहिए। फील्ड ऐसी होनी चाहिए कि अगर मेरे पैसे डूब रहे हैं तो आपके भी डूबे। मान लो नॉर्मल रिटेल का पैसा जा रहा है तो इंस्टीट्यूशन का भी जाए, ये एक मेन एम होता है। तो इसके कारण ही ये शॉर्ट सेलिंग बैन का जो आया है, ये बेसिकली कैश सेगमेंट को ही मेनली इंपैक्ट करेगा, एफएनओ को नहीं करेगा। लेंडिंग एंड बोरोइंग का मैकेनिज्म अगर थोड़ा स्मूदर बना दिया जाए, रिटेल ट्रेडर्स को अवेलेबल किया जाए, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आगे चल के रिटेल ट्रेडर्स को भी मैनेज करने का। क्योंकि अच्छा, एक बहुत पुराना एक केस है जिसमें एक बहुत बड़े ब्रोकर का, जो मतलब बहुत बड़े मतलब एफआई लेवल के ही ब्रोकर हैं, वो इंडिया में नॉर्मल ब्रोकिंग भी उनका है, उनका कुछ साल पहले एक बड़ी कंपनी का शेयर फैट फिंगर एरर के कारण, मान लीजिए 10 शेयर बेचना था तो 10 लाख बिक गया था। फैट फिंगर एरर ये होता है कि नंबर ज्यादा प्रेस हो गए तो सिस्टम ने ज्यादा शेयर्स बेच दिए थे। अब उसकी डिलीवरी ऑब्लिगेशन आ गई थी, वो डिलीवरी ऑब्लिगेशन अगर ऑक्शन में जाता तो 20% पेनल्टी उसको लगती। तो और सिस्टमेटिक कोलैप्स का डर था, तो सारे रेगुलेटर्स वगैरह ने सबने मिलके उसको शेयर्स लेंड करवाए थे। एक इंडिया के सबसे बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उससे शेयर्स लेंड करवाए थे, उसने लेंड किया, शेयर्स की डिलीवरी लगाई, वापस अगले दिन शेयर्स खरीदे एंड इनको पे किया। ये जो पूरा प्रोसेस भी हुआ, इसमें जो क्रॉस वेरिएंस था उसके कारण उसको 100 करोड़ प्लस की लॉसेस लग गए थे उस कंपनी को। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने ये केस देखा है अपने आँख के सामने, तो मुझे ये चीज़ पता है। तो इस तरीके के भी सिचुएशंस हुए हैं मार्केट में हमारे, इसीलिए ये सब मैकेनिज्म बना के रखे हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर लेंडिंग एंड बोरोइंग क्यों बना के रखी गई है? इसीलिए बना के रखा गया है कि कभी मान लीजिए किसी का बड़ा डिलीवरी पोजीशन फंस गया तो क्या करेगा, तो वो LIC से लेंड पे ले लेगा, आप SBI से लेंडिंग में ले लोगे, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से लेंडिंग पे ले लोगे, जो प्रिविलेंट रेंट है उसको भी कुछ फायदा हो गया कि मान लीजिए LIC तो बेचने के लिए खरीदता नहीं है शेयर, तो वो खरीद के रखा है, आपको जरूरत है, उसने लेंड कर दिया आपको शेयर्स कुछ कि ठीक है ले लो, मेरे को तो पैसे आने, एडिशनल इनकम मेरे को आना है, तो वो एडिशनल इनकम उनको आ जाता है, उनको वहां से फायदा हो गया, प्लस आपको भी डिलीवरी ऑब्लिगेशन लगानी थी, आप भी करे तो बच गए। तो ब्रोकर जो सिस्टमेटिक रिस्क में जा सकता था या एक इंस्टीट्यूशन जो फेल हो सकता था वो बच गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण ये सब रूल्स रखे जाते हैं कंट्री में। कोई भी रूल इसलिए नहीं बनाया जाता है कि रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान दिया जाए। हाँ, ये बात अलग है कि मैक्सिमम रूल से रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान ही होता है, लेकिन कोई रूल इस एम से नहीं बनाया जाता कि रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हो। कोई रूल इसलिए बनाया जाता है कि सिस्टम में कोई सिस्टमेटिक इशू ना खड़ा हो जाए। तो इंडिया में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मैंने चूंकि एक्सचेंज में काम किया तो मैं ये रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से समझता हूँ कि किस तरीके से क्या बनाया गया है। बट बस यही चीज़ रहती है कि आप जब भी ये सब चीज़ें देखते हैं ना, तो नेगेटिव वे में मत लीजिए, रूल्स को समझने की कोशिश करिए, उससे क्या होगा आपको थोड़ा सा फायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।